आपने कभी वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखा है? इस आइलैंड को देखिए, ये है ग्रीनलैंड। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। तो फिर ये ग्रीनलैंड क्यों है? और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल कि ये ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के पास होने के बावजूद भी हजारों किलोमीटर दूर एक यूरोपियन देश डेनमार्क कैसे कंट्रोल करता है? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाई यूएसए इज सडनली इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस ग्रीनलैंड। सो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी ग्रीनलैंड की हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और उसकी बर्फ के नीचे दबी हुई ट्रिलियंस ऑफ वेल्थ की। सो वेलकम टू द ग्रेट गेम ऑफ आर्टिक। अब मैं इसकी ज्योग्राफी की बात करूं तो ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। इसके एरिया कवर्ड की बात करूं तो वो है 2.14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उधर ही अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो इंडिया का 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जहां हमारे 32 लाख में 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहीं इसके 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 50,000 टू 60,000 लोग रहते हैं। इसकी कैपिटल है न्यूयॉर्क। लेकिन इसका 80% हिस्सा तो बर्फ से ढका हुआ है और कहीं कहीं आइस शीट की थिकनेस 3000 मीटर तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके हिडन ट्रेजर्स यानी कि हिडन रिसोर्सेज बाहर आ रहे हैं। तो इन रिसोर्सेज पे किसका हक है? वो कंट्री है डेनमार्क। लेकिन डेनमार्क जो एक यूरोपियन कंट्री है, वो ग्रीनलैंड पहुंचा कैसे? तो ये जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है 10th सेंचुरी में। एक वाइकिंग एक्सप्लोरर था, नाम था एरिक द रेड। उसे आइसलैंड से निकाल दिया गया था, तो वो वेस्ट की तरफ गया। वहां उसे एक आइलैंड मिला। वो बर्फ से ही ढका हुआ था, लेकिन उसने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उधर नाम रख दिया ग्रीनलैंड। इसे हिस्ट्री का द बिगेस्ट मार्केटिंग गिमिक बोलते हैं। लेकिन वाइकिंग से पहले भी वहां पे इंडिजिनियस लोग रहते थे, उन्हें बोलते थे इन्यूट। फिर धीरे धीरे वाइकिंग्स ने अपना सेटलमेंट ठीक किया, पर 15th सेंचुरी आते आते तक वाइकिंग्स भी गायब हो गए। फिर 18th सेंचुरी में एक डैनिश नॉर्वेजियन मिशनरी गया, नाम था हंस हेगेट। उसने धीरे धीरे सेटलमेंट करा। उस वक्त डेनमार्क और नॉर्वे एक ही किंगडम का पार्ट होते थे, पर टर्निंग पॉइंट आया 1814 में, जब डेनमार्क और नॉर्वे अलग हो गए। फिर ये ग्रीनलैंड किसके पास जाएगा? इसी को लेकर नॉर्वे ने भी अपना क्लेम करा और वो इंटरनेशनल कोर्ट 1933 में। पर इंटरनेशनल कोर्ट ने अपना फैसला इन द फेवर ऑफ डेनमार्क सुनाया और ऐसे ग्रीनलैंड लीगली डेनमार्क का हो गया। पर क्या ग्रीनलैंड डेनमार्क की कॉलोनी है? नहीं, वो एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। 2009 में ग्रीनलैंड को मिला सेल्फ रूल, मतलब कुछ सब्जेक्ट का डिवीजन कर दिया। कुछ सब्जेक्ट जो ग्रीनलैंड देखेगा और कुछ सब्जेक्ट डेनमार्क देखेगा। ग्रीनलैंड सब्जेक्ट देखेगा अपने हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, फिशरी। डेनमार्क देखेगा उसके डिफेंस रिलेटेड सब्जेक्ट, फॉरेन पॉलिसी। वहाँ पे डेनिश करेंसी ही चलेगी और हेड ऑफ द स्टेट भी डेनमार्क के किंग और क्वीन ही रहेंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि व्हाई यूएसए इज सडनली इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस ग्रीनलैंड। तो आंसर इज रेयर अर्थ मिनरल्स। अब ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे खास मिनरल्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं जो ज़मीन के नीचे बहुत कम मिलते हैं, जैसे लिथियम हो गया, न्यूडियम हो गया। इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, मोबाइल्स की बैटरीज में, सैटेलाइट्स में, मिसाइल्स में, एक्सेट्रा में। आज का वक्त जो है वो इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स का है, पर पूरी दुनिया में 90% इन रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली है चाइना के पास। इसी की वजह से यूएसए अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स के अलावा ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दबा हुआ है बिलियंस ऑफ बैरल ऑयल और नेचुरल गैसेस। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ये रिसोर्सेज एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। तो ग्रीनलैंड इज लाइक अ फ्रोजन लॉकर, जिनकी चाबी ये सुपर पावर्स अपने हाथ में चाहते हैं। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। आप ग्रीनलैंड की लोकेशन देखिए। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है। अमेरिका ने स्टार्टिंग से ही ग्रीनलैंड में अपना इंटरेस्ट दिखाया है।
ग्रीनलैंड में यूएसए का थियल एयर बेस भी है। यूएसए ने अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डिप्लॉयड कर रखा है ताकि रशिया की मिसाइल्स को वो इजीली ट्रैक कर पाए आर्टिक सर्कल्स में। मतलब अगर यूएसए को ग्रीनलैंड का फुल कंट्रोल मिल जाएगा तो आर्टिक रीजन में उसका डोमिनेंस हो जाएगा। 2019 में जब यूएसए प्रेसिडेंट ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करी तो सब लोग हंसने लगे, पर 1946 में यूएसए के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑलरेडी डेनमार्क को ऑफर दिया था ग्रीनलैंड को खरीदने का इन $100 मिलियन में, पर डेनमार्क ने मना कर दिया। अब सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि चाइना भी ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसने ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ पे माइनिंग्स, वहाँ के एयरपोर्ट्स को बिल्ड करना। डेनमार्क को यही डर है कि उनके बैकयार्ड में ड्रैगन नहीं चाहिए। पर जब अब रिसेंटली यूएसए फिर से ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहा है, बहुत प्रेशराइज कर रहा है, यहाँ तक कि अपनी आर्मी में यूज़ करने की बात कर रहा है, तब डेनमार्क ने क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर अमेरिका कुछ ऐसा कर रहा है तो नेटो मिलिट्री अलायंस टूट सकता है। अब इन सब के बीच ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं? कुछ लोग डेनमार्क के साथ जाना चाहते हैं, कुछ लोग आज़ाद होना चाहते हैं, पर कुछ लोग सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि आने वाली कल के जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का हिस्सा है। हिस्ट्री गवाह है और चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा था कि जितना रिसोर्स एक कंट्री के पास होता है उतना ही खतरा उसकी शांति के लिए होता है। ग्रीनलैंड की शांति सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के बैलेंस ऑफ पावर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।